प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया था, जिसका एमसीक्यू भी लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फर्स्ट क्लास के सिलेबस में है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं पहले ही, ये फर्स्ट क्लास के सिलेबस में है, ये सेकंड क्लास के सिलेबस में नहीं है। ओके, तो फर्स्ट क्लास के लिए बेनिफिशियल है, और सेकंड क्लास का आप सिलेबस देखोगे तो उसमें डायरेक्ट इन्वायरमेंट वाला जब पोर्शन रहेगा तो मैं मैसेज में अपडेट करूंगा। ओके, कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो सेकंड क्लास वाले उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास के सिलेबस में दिया हुआ है, जिसका सबसे पहला टॉपिक क्या है? कैपिटल मैनेजमेंट। जी, कैपिटल बजटिंग। ओके, कैपिटल बजटिंग क्या होता है? टेक्निक्स फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, जैसे कि क्या क्या टेक्निक है? पे बैक पीरियड मेथड, ओके, आईआरआर मेथड, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कैपिटल बजटिंग क्या है। चलिए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ अब पैसे की बात होगी, है ना। फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है? पैसे का जो भी बातचीत है हमारा, वो फाइनेंस से रिलेटेड चीज है। ओके, तो फाइनेंस नाम से जैसे पता चल रहा है, अब बात क्या होगी? पैसे की। आपके ने प्रोडक्शन कैसे करना है ये पढ़ लिया। ओके, अब क्या है? आपके पास पैसा है तो उसे कैसे मैनेज करोगे आप पैसे खर्च कैसे करोगे, और जो आपके पास कितना प्रॉफिट आ रहा है वो सब कैसे कैलकुलेट करोगे, वो सब किसके अंदर आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हम सिर्फ पैसे की बातें करेंगे। चलिए देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है। पहला एक टॉपिक है आपका कैपिटल बजटिंग। ओके, कैपिटल का मतलब समझते हैं। कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल मतलब जो फंड हमारे पास अवेलेबल है उसे कैपिटल कहेंगे, है ना, कैश के रूप में। वो भी कैपिटल बजटिंग कैपिटल कहलाएगा। क्या कैश आपके पास अवेलेबल है तो वो कैपिटल कहलाएगा। आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं, एसेट्स किसे कहा जाता है? ठीक है, ये आगे भी पढ़ेंगे। एसेट्स मतलब ऐसे संपत्ति है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो सारा कुछ क्या कहलाएगा? कैपिटल। ओके, तो कैपिटल बजटिंग वर्ड क्या है आपका? कैपिटल प्लस बजटिंग, है ना, कि पैसे का आपको बजट बनाना है। जैसे आप घर ही चलाते हो, घर में आपके पास पैसा आया तो आप एक बजट बनाते हो, मतलब एक बनाते नहीं है लेकिन बजट रहता है कि हमारे किराने में इतना पैसा जाएगा, है ना, कि किराने में इतना पैसा जाएगा, कार में मेरा सर्विसिंग होगा तो इतना पैसा जाएगा। तो जो भी कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है उसका एक बजट बनाना कैपिटल बजटिंग कहलाता है। जिसमें अगर आप इसके टर्म्स में जाओगे तो क्या कहता है? द टर्म कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक तरीके से हम क्या बनाते हैं? प्लानिंग करते हैं, है ना। पैसा है हमारे पास, अब हमने क्या किया? प्लानिंग किया। कैसा प्लानिंग किया? लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। छोटा मोटे इन्वेस्टमेंट पे अपन बजट वजट नहीं करते, उसमें अपन खर्चा कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ करोड़ों में आपको खर्चा करना है, ठीक है, लाखों में आपको खर्चा करना है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ क्या है? लाखों करोड़ों की बात होती है। तो क्या है, जब करोड़ों में आप इन्वेस्टमेंट कहीं करोगे, लाखों में इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में करना पड़ेगा आपको। तो फॉर प्रपोज्ड कैपिटल आउटले, अब ये जहां भी आप आगे आउटले वर्ड सुनोगे, ठीक है, कैपिटल आउटले, ओके, आउटले वर्ड जहां भी आप सुनोगे इसका मतलब है आप पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा आपसे निकल रहा है। ठीक है, तो आउटले वर्ड से क्या समझोगे? पैसा खर्च हो रहा है, जिसे एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर वर्ड समझते हैं कि खर्च करना, फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग होता क्या है कि आप कैपिटल बजटिंग में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो कि पैसा को किस तरीके से खर्च किया जाए ताकि हमें
मैक्सिमम रिटर्न मिले। खर्च भी बोल सकते हो या इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, है ना। आप मान लीजिए कोई एक जमीन खरीद रहे हो, एक प्लॉट खरीद रहे हो, तो प्लॉट में आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। अब ऐसे प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे जो क्या दे, मैक्सिमम रिटर्न दे, है ना। तो आप एक बजट बनाओगे कि मैं 25 लाख का प्लॉट खरीदूंगा, ठीक है, ये आपका बजट है कि मेरा बजट कितना है, 25 लाख का। फिर आप क्या करोगे, ऐसे जगह प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करोगे जो फ्यूचर में मैक्सिमम रिटर्न दे। ओके। तो कैपिटल बजटिंग को आप क्या बोल सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, ताकि आप जो कैपिटल आउटले करोगे, खर्चा करोगे, ओके, कैपिटल आउटले या खर्चा, जो पैसा है आपके पास उसको इस जगह खर्चा करोगे ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके इन्वेस्टमेंट में। क्लियर हुआ? इसको और आसान भाषा में आगे पढ़ेंगे। बस ये समझिए कि कैपिटल बजटिंग में आप एक तरीके का प्लान बनाते हो कि आपके पास जो भी कैपिटल अवेलेबल है उसको कैसे खर्चा किया जाए कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले इन्वेस्टमेंट में। ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ आप कर सकते हो, आप अपने माइंड्स को मैकेनाइज कर सकते हो, है ना। कुछ मशीन खरीदने में आप पैसे खर्च कर सकते हो, है ना। आप ऑटोमेशन ला सकते हो, है ना। कुछ जैसे टायर, आप क्या करते थे पहले, डंपर कितने बड़े बड़े टायर है, उसको क्या करते थे अपन, किसी तरीके से हाथ से हैंडल वैंडल करके लगाते थे। फिर हमने ऑटोमेशन लाया, ठीक है, टायर हैंडल ले आया, वो क्या किया, वो खुद क्या करता है, ऑटोमेटिक टायर को उस जगह पे सेट कर देता है। रिप्लेसमेंट, घिसे पिटे पुराने मशीन चल रहे हैं उसके जगह आपको नया मशीन लाना है। तो आप जो कैपिटल कहाँ कहाँ माइंस में खर्चा कर सकते हो, ठीक है। एक तो मैकेनाइजेशन कर सकते हो, ओके। जो मैनुअल काम हो रहा है, जैसे अंडरग्राउंड की बात किया जाए, तो पहले लोडर क्या करते थे, कोयले को ले जा करके माइन टब में डलते थे, है ना, जो लोडर का काम करते। तो आपने फिर वहां क्या मैकेनाइजेशन किया उसका, वहां आपने एसडीएल लगा दिया, एलएचडी लगा दिया। ओके। तो एसडीएल एलएचडी ये सारा कुछ जो आपने लगाया, ये क्या कर दिया, मैकेनाइजेशन कर दिया, है ना। तो यहाँ आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो आपका क्या फायदा हुआ, जो लोडर को आप क्या करते थे, पेमेंट देते थे, वो पेमेंट बचा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ, एक बार एसडीएल में जो पैसा लगा लगा, ओके। फिर वो उसका बस मेंटेनेंस करते रहो, वो अपना लोडर से 100 गुना ज्यादा काम करके दे देगा। ठीक है। आपका प्रॉफिट कैसे हुआ कि लोडर से 100 गुना ज्यादा काम करके कौन दे रहा है, एसडीएल दे रहा है। बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ और आपका ये लोडर को जो आप पेमेंट देते थे वो आपका खर्चा बच गया। ठीक है। तो आपने क्या किया, इसे मैकेनाइजेशन कर दिया। तो कहाँ कहाँ खर्चा कर सकते हो मैकेनाइजेशन करने में, ऑटोमेशन ला कर ऑटोमेटिक कर दिया कुछ, है ना। मशीन पुराने चल रहे हैं तो उसे रिप्लेस कर दिया। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। जैसे कि फिक्स एसेट क्या हो गया, जैसे मैंने प्लॉट बताया, कुछ लैंड हमने खरीद लिया, ओके। बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हैं। ओके। इसमें आप खर्चा कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे आर एन डी चलता है हमारा, सिंपर जो चलता है, ठीक है, वो क्या करता है, आर एन डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप खर्चा कर सकते हो कि और कैसे बेहतर हम वर्किंग मेथड कर सकते हैं, है ना। तो उसमें आप खर्च कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोजेक्ट्स। ओके। आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको डेवलप कर सकते हो और एक्सपांड कर सकते हो, और या तो न्यू प्रोजेक्ट में भी कैपिटल लगा सकते हो, है ना। आपके पास एक माइंस है, आप एक और माइंस खोल लीजिए, नया प्रोजेक्ट हो गया। तो ये सारा चीज जगह पे हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ओके। तो कैपिटल बजटिंग को और आसान भाषा में अगर समझें तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहां आप पैसा लगाना चाहते हो उसे क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, है ना। जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वहां उस जगह को क्या करोगे, इवेल्युएशन करोगे। एंड ह्यूज एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का इवेल्युएशन करोगे एंड ह्यूज एक्सपेंसेस, है ना, बहुत ज्यादा पैसा वहां लगेगा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। हम ये कैट का मशीन ले लें, एक है कैटरपिलर का डंपर, ठीक है, और एक है कोमात्सु का डंपर।
तो अब सॉरी क्या बन गया, दो ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। एक है कैट और एक है कोमात्सु। अब हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि किसके ऊपर पैसा लगाना हमारे लिए बेटर है। ठीक है, दो डंपर है, इसको मान लो डंपर जैसे नहीं भी दिख रहा है तो इमेजिन कर लो, ठीक है, ये डंपर है, एक कैट का है एक कोमात्सु का है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इवेल्युएटिंग कर रहे हैं कि कहाँ पैसा लगाना बेटर है, किसका मेंटेनेंस कम है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसमें ज्यादा है ना, कौन ज्यादा हमें क्या देगा, बेस्ट रिटर्न देगा इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग में क्या करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं इन्वेस्टमेंट का, ताकि हमें बेस्ट रिटर्न मिले इन्वेस्टमेंट में, है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन मिल गया कि कोमात्सु का ले कि कैट का ले। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम कौन सा इन्वेस्टमेंट करें, यही कहलाता है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन ऑल प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, बट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू चूज बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो चाहेगा कि सारा ही जो प्रॉफिट जिससे हमें मिले उसे हम खरीद ले, लेकिन लिमिटेशन भी तो होता है ना, कि कैपिटल जो है, जो पैसे हैं हमारे पास, एकदम ऐसा नहीं है कि पानी की तरह पूरा बहा दें, एक लिमिटेशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल का लिमिटेशन है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट में चूज करते हैं कि कोमात्सु ले या कैट ले, 100 टन का लें या 60 टन का लें। ठीक है, डंपर कितने टन का ले, ये सब इवैल्यूएशन होगा यहाँ, है ना, कि 60 टन का हमें कितना रिटर्न देगा, 100 टन का कितना रिटर्न देगा, है ना, 120 टन का डंपर, कितने टन का डंपर लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, और कौन सा कितने का आएगा, ये सारा कुछ कैपिटल बजटिंग में हम इवैल्यूएशन करते हैं। कैपिटल बजटिंग हेल्प्स टू मेक डिसीजन, ये लाइन समझ में आया, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, डिसीजन लेने में मदद करता है रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट, है ना, जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसको सेलेक्ट करने में क्या होता है, कैपिटल बजटिंग हेल्प करता है। ठीक है, मतलब हम अगर कंफ्यूजन में रहेंगे तो हम कैपिटल बजटिंग अपनाएंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सही है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग देखें तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। कैपिटल बजटिंग कैसा प्रोसेस है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बाय विच अ फर्म इवेल्युएट्स द परचेज ऑफ मेजर फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग बिल्डिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जिसमें फंड जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, वो क्या करता है, इवेल्युएट करता है, जो अभी भी हमने देखा था, मूल्यांकन करता है कि कौन सा हम जो मेजर फिक्स्ड एसेट्स, है ना, जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट, इनमें से किसमें हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिसमें फर्म ये इवेल्युएट करता है कि कौन से एसेट्स में हम इन्वेस्ट करें, किस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें, कौन से मशीनरी में इन्वेस्ट करें, कौन से इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें। तो कैपिटल बजटिंग को आसान भाषा में समझेंगे तो क्या कहलाता है, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं कि किस जगह इन्वेस्ट करना सही है, किस जगह इन्वेस्ट करना सही नहीं है। फ्रॉम द above definitions, it may be concluded that capital budgeting relates to the evaluation of several alternative capital projects for the purpose of assessing those who have the highest rate of return on investment। ठीक है, ये ऊपर वाले डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग में हम इवैल्यूएशन करते हैं अल्टरनेटिव कैपिटल प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, कोमात्सु या कैट। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा है, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा हाईएस्ट रिटर्न देगा इन्वेस्टमेंट में, है ना। अब कहीं भी तो हम पैसा लगाएंगे नहीं कि जहां हमारा पैसा डूब जाए। अब मान लीजिए माइंस का हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, कि नया माइंस, नया प्रोजेक्ट हम खोलेंगे, तो इस जगह हम पैसा लगाएंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितने साल बाद हमें प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा, कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो ये सारा कुछ इसमें कैपिटल बजटिंग में करते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, है ना। मान लें हमारे पास बहुत पैसा है, हम नया माइंस ही खोलना चाहते हैं, तो वहां मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं,
है ना, कितने साल बाद मुझे पैसा वापस मिल जाएगा जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। मान लीजिए मैं 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो 10 करोड़ मुझे कितने साल बाद वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ हम कैपिटल बजटिंग में पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है, कैपिटल बजटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। कैपिटल बजटिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द फर्म एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स रिस्क कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इसमें रिस्क देखा जाता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना रिस्की है। इसमें क्या है, कमिटमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ फंड में कैपिटल बजटिंग किया जाता है। रिक्वायर्ड टू असेसमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स विच आर अनसर्टेन, है ना। कैपिटल डिसीजन में अपन क्या करते हैं, फ्यूचर इवेंट्स को देखते हैं जो कि अनसर्टेन है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एक अंदाजा लगाते हैं कि आगे चल के हमें घाटा होगा या फायदा होगा। रॉन्ग सेल फोरकास्ट, एक इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम जो सेल फोरकास्ट है, मतलब मान लीजिए हमने ये फोरकास्ट किया है ना, हमने ये अनुमान लगाया कि अगर हम कोयला निकालेंगे तो हर साल हमें इतना करोड़ मिल जाएगा, है ना। मान लीजिए 10 करोड़, एक एग्जाम्पल दे रहा मैं कि हर साल पर ईयर हमें 10 करोड़ का फायदा होगा। ये हमने क्या किया, फोरकास्ट किया, है ना। तो मान लीजिए कहीं कुछ ब्रेकडाउन हो गया, कुछ ऐसे कंडीशंस आ गए जिससे हमारा प्रोडक्शन रुक गया, तो ये क्या हो गया, फोरकास्ट अगर हमने रॉन्ग कर दिया तो मे लीड टू ओवर एंड अंडर इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कैपिटल बजटिंग से हम इससे बच जाते हैं कि in most cases, capital budgeting decisions are irreversible. This is because it is very difficult to find a market for the capital goods. The only alternative available is to scrap the asset and incur heavy loss. ठीक है, अब कैपिटल बजटिंग का जो डिसीजन है वो इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार आपने पैसा लगा दिया तो वो गया, है ना। उससे अब आपको यूज, अब आपने ये डंपर खरीद लिया, तो अब ये डंपर आप वापस, तो आप मान लीजिए ये इस डंपर को आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो इस डंपर को आप वापस तो कर नहीं सकते, तो ये कैसा है, इरिवर्सिबल है। ओके, इसलिए अल्टरनेटिव अवेलेबल, इसलिए हमें क्या करना है, सोच समझ के कहीं इन्वेस्टमेंट करना है ना, सोच समझ के कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, वरना हमें हेवी लॉस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्क्रैप में चला जाएगा जो हमारे किसी भी यूज का नहीं। कैपिटल बजटिंग इंश्योर्स द सिलेक्शन ऑफ राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस एट द राइट टाइम। कैपिटल बजटिंग में हम ये भी देखते हैं कि सही समय पे पैसा लगाना। ठीक है, सही समय पे पैसा लगाना। इसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि मान लीजिए एक माइंस बिक रहा है ना। आप क्या कर रहे हो, एक माइंस खरीदना चाहते हो, ओपन कास्ट माइंस, इस तरीके से खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर इसका आपने कैपिटल बजटिंग नहीं किया कि ये कितना रिटर्न देगा, कितने साल में रिटर्न देगा, प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, सारा कुछ अगर आपने इवैल्यूएशन नहीं किया और इस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट कैसा है, इरिवर्सिबल। ओके, अगर आप प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे हो तो हेवी लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल बजटिंग जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपिटल बजटिंग करने का उद्देश्य क्या है ना। अगर उद्देश्य देखेंगे कि क्यों किया जाता है कैपिटल बजटिंग, ये इंश्योर होने के लिए कि जो भी हम प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल हो। क्यों जरूरी है, ये हम इंश्योर करना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रहा हूं तो ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ओके, और क्या कारण है, to ensure the effective control of capital expenditure in order to achieve by forecasting the long term financial requirement। ठीक है, हम अपने जो खर्चे हैं उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, ये नहीं कि कहीं भी पैसा लगा दिया, है ना। कंट्रोल करने के लिए कैपिटल बजटिंग जरूरी है। टू मेक एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द बजट पीरियड एंड टू सी दैट द बेनिफिट एंड कॉस्ट में बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, ताकि हम एस्टिमेट कर सके कि जो पैसा हमारा खर्चा हो रहा है बजट पीरियड में, मान लीजिए हमने इस साल का बजट लगाया, 10 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे प्रोजेक्ट को बढ़ाने में, तो ये एस्टिमेशन जो है वो 10 करोड़ का है, तो ये 10 करोड़ के अंदर ही हमारा खर्चा हो। डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड क्वांटम टेक्स प्लेस एज पर ऑथराइजेशन एंड सैंक्शन। ओके,
facilitate a coordination of inter-department project funds among the competing capital projects to ensure maximization of profit by allocating the available investable। ठीक है, ये इंश्योर होने के लिए हमें सब पूरा प्रॉफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ये इंश्योर होने के लिए हम कैपिटल बजटिंग करते हैं। अब देखिए प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्ट जनरेशन। ओके, प्रोजेक्ट को हम चूज करेंगे कि किस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है, इसको हम चूज करेंगे। उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए सही है कि नहीं है। ओके, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं, कहीं इसमें घाटा तो नहीं होगा, है ना, कितने साल बाद ये हमें रिटर्न देना चालू करेगा। तो 2-3 प्रोजेक्ट हमारे पास ऑप्शन रहेगा, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, 3, है ना। आप कहीं लैंड खरीदने जाते हो तो आप 2-3 जगह देख करके जाते हो, तो आप फिर इवैल्यूएशन करते हो कि कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। उसके बाद इवैल्यूएशन करने के बाद आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट का आप सिलेक्शन कर लिया कि चलो 2 नंबर हमारे लिए सेकंड प्रोजेक्ट सही है, ये सही इन्वेस्टमेंट है, ये हमें रिटर्न देगा, इतने साल बाद जल्दी ही रिटर्न देगा और ज्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करते हैं, है ना। उसको ले लिए, प्रोजेक्ट को अपन चालू कर देते हैं। फिर चालू करने के बाद उसको फॉलो अप मतलब चेक करते रहते हैं बीच बीच में कि जो हमारा प्लानिंग था कि इतने साल में हमें इतना मिलेगा, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो ये प्रोसेस है। अब आता है कि कैपिटल बजटिंग का मेथड क्या है ना। कैपिटल बजटिंग जो अभी तक हमने पढ़ा, उसके 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल टेक्निक। ओके, ट्रेडिशनल टेक्निक जिसे नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहा जाता है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन में। कैपिटल बजटिंग, अब इम्पोर्टेंट चीज आ गया है ना। कैपिटल बजटिंग मतलब आप एक मेथड रहेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, उसका एक फॉर्मूला वगैरह सब हम पढ़ेंगे, है ना। तो पहला है ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जो पहले से चला आ रहा है। ओके, तो ट्रेडिशनल टेक्निक जिसे हम नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक भी कहते हैं। नॉन डिस्काउंटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को नहीं देखा जाता। ठीक है, ये क्या होता है हम आगे देखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, मान लीजिए मैं आज 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं 10 साल बाद देखूंगा कि 1 करोड़ की वैल्यू क्या है, जब उसको मैं कंसिडर करूंगा तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी मैंने कंसिडर किया। तो यहाँ वो चीज नहीं देखा जाता ट्रेडिशनल टेक्निक में। लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक आजकल आ गए हैं, जिसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहा जाता है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को देखा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि आज मैं 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो 10 साल बाद इस 1 करोड़ की क्या वैल्यू है। ठीक है, जब ये वैल्यू देखूंगा मैं कि आज 1 करोड़ की वैल्यू ये है, 10 साल बाद 1 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी, तो वो वहां हम क्या करेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट हुआ। तो ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जो पहले जमाने से चला आ रहा है, तो उसका मेथड क्या है, पे बैक मेथड। ठीक है, पे बैक पीरियड मेथड। ओके, पीबी। इसे बेल आउट भी कहा जाता है, बेल आउट पे बैक भी कहा जाता है, डिस्काउंटेड पे बैक भी कहा जाता है। ठीक है, पोस्ट पे बैक भी कहा जाता है। ओके, तो इतना कुछ है, लेकिन मेन नाम क्या है, पे बैक पीरियड मेथड। ओके, पे बैक पीरियड मेथड। और एक इसका ट्रेडिशनल का दूसरा टेक्निक क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ARR। ये क्या था, पे बैक, पीबी, पीबी मेथड, और ये क्या है, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, तो ट्रेडिशनल में क्या दो हो गए, पे बैक पीरियड मेथड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। मॉडर्न टेक्निक जिसे डिस्काउंटेड, हाँ दोनों नाम है ना, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी नाम है और ट्रेडिशनल भी नाम है। मॉडर्न टेक्निक भी नाम है और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक भी नाम है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी भी देखा जाता है, जिसका पहला क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, IRR दूसरा मेथड क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, IRR इंटरनल
रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये आईआरआर का फुल फॉर्म क्वेश्चन में आ जाता है, एनपीवी का फुल फॉर्म क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, एनपीवी का क्या नाम है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। आईआरआर का पूरा नाम क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो ट्रेडिशनल में हो गया 2 तरीके का, और मॉडर्न टेक्निक या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में 3 तरीके का हो गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जिसे आईआरआर भी कहा जाता है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। क्लियर है? चलिए, अब क्या क्या मेथड पढ़ा हमने? नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, लेकिन क्या कौन सा रिकमेंड किया गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए? वी शैल डिस्कस द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है वही हम डिस्कस करेंगे। These methods can be grouped into the following categories। जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसे हमने डिस्कस किया, उसे नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी कहा जाता है। इसके अंदर आता है पे बैक पीरियड मेथड जिसे पे आउट मेथड भी कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न मेथड जिसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ARR। तो क्लियर हुआ? पहला जो मेथड था क्या? ट्रेडिशनल मेथड, उसमें पे बैक पीरियड और रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ओके, टाइम एडजस्ट। और दूसरा क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जिसे टाइम एडजस्टेड मेथड भी कहा जाता है। इसके अंदर आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये 3 जो अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड के अंदर पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक नाम से क्या समझ में आ रहा है कि कितने आपको पैसा वापस मिल रहा है। पे बैक का मतलब क्या? पैसा वापस मिलना। और पीरियड मतलब समय। तो कितने समय बाद आपका इन्वेस्टमेंट वाला पैसा वापस हो जाएगा, वो कहलाता है पे बैक पीरियड। आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, किसी भी मान लीजिए कुछ एक प्रोजेक्ट में आप माइंड्स में कुछ एक मशीन लाना चाहते हो, एग्जाम्पल दे रहा, तो उसका 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये 10 लाख रुपए आपको कितने साल बाद वापस मिलेगा, यही कहलाता है पे बैक पीरियड, जिसे पे आउट पीरियड या पे ऑफ पीरियड भी कहते हैं। नंबर ऑफ ईयर, इसको कैसे डेफिनेशन कहोगे? द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने किया था 10 लाख का, वो कितने साल बाद, नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड, कितने साल बाद वापिस आ रहा है, इन फुल, पूरा। ये नहीं कि थोड़ा बहुत आया, ठीक है रुक गया। विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रीम ऑफ एनुअल कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब क्या होता है? पैसा का आना। ठीक है, इनफ्लो या कैश फ्लो वर्ड आएगा तो समझ जाना जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट, है ना, समझ जाना पैसा आ रहा है। तो ये क्लियर हुआ। नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन फुल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम ऑफ कैश, एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल वर्ड से आप क्या समझते हो? मान लो 3 साल में पैसा वापिस आया। ठीक है, तो पहले साल में 10 लाख में, पहले साल क्या हुआ? 5 साल में वापिस आया। ठीक है, 2 लाख आया, फिर दूसरे साल में भी 2 लाख आया, तीसरे साल में भी 2 लाख आया, चौथे साल में भी 2 लाख आया, 5वें साल में भी 2 लाख आया। मतलब 5 साल बाद आपका 10 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, पहला साल में 2 लाख, दूसरा साल में एनुअल। एनुअल मतलब हर साल। हर साल आप देखोगे कि कितना पैसा वापिस आ रहा है। ओके, तो क्या समझ में आया हमें पे बैक पीरियड मेथड? कि नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, वो कितने साल बाद हमें वापस मिल जाएगा, फुल जितना हमने किया था पूरा वापस मिलेगा। उसमें हम क्या हेल्प लेते हैं? एनुअल कैश फ्लो कितना वापस आ रहा है, हर साल कितना आ रहा है प्रोजेक्ट से, वो हम कंसिडर करते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं पे बैक पीरियड का? पे बैक पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड इनटू द फॉलोइंग 2 डिफरेंट सिचुएशंस। 2 अलग अलग सिचुएशन आपके सामने दे दिया गया है। एक है कि इवन, ठीक है, इवन जिसे बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोल लो, इवन बोल लो। इन द केस ऑफ कांस्टेंट और एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है,
अगर हर साल, इवन मतलब क्या, बराबर। पहला केस क्या है, हर साल सेम वापिस आ रहा है, मतलब पहला साल भी, दूसरा साल भी, तीसरा साल। पहला साल भी 3 लाख आया, दूसरे साल भी 3 लाख आया, तीसरे साल भी 3 लाख आया। हर साल कितना आ रहा है, बराबर वापिस आ रहा है। तो उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, वही लिख देगा कैश आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है। ठीक है, मतलब हम माइंस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोयला बेच के जो पैसा कमा रहे हैं हर साल, मान लीजिए, कोयला छोड़िए, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या हुआ, वो हर साल क्या कर रहा है, 3-3 लाख रुपए वापस दे रहा है हमें। ठीक है, तो ये समझ में, हर साल बराबर जब वापस आएगा तो वो कहलाएगा कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल मतलब सालाना। ठीक है, हर साल बराबर पैसा वापस आ रहा है। और वही इन द केस ऑफ अनइवन और अनइक्वल कैश इनफ्लो है ना। इवन नहीं, अनइवन है। ऑड बोलो, अनइवन बोलो, तो इसका मतलब पहले साल 3 लाख आया, दूसरे साल 1 ही लाख आया, तीसरे साल 4 लाख आ गया। मतलब कभी 3 ही आया, कभी 1 आया, कभी 4 लाख आ गया। तो ये सारा कुछ क्या होगा, अनइवन कैश इनफ्लो। ठीक है, तो इन समझ में आया। इवन मतलब क्या, हर साल बराबर आ रहा है, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। और अनइवन क्या, कभी 3 लाख आ गया, ठीक है, कभी 1 ही लाख आया, कभी 4 लाख आ गया। तो इसे कहते हैं अनइवन कैश इनफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आपको जनरेट, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आप मटेरियल बेच करके प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दो तरीके का पे बैक पीरियड मेथड होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इन द केस ऑफ कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो, कांस्टेंट अगर इवन कैश इनफ्लो है ना, इवन है, मतलब हर साल बराबर आ रहा है पैसा, तो इफ द प्रोजेक्ट जनरेट्स कांस्टेंट कैश फ्लो, द पे बैक पीरियड कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग कैश आउटलो। आउटले मतलब, आउट मतलब बाहर जाना है ना, कैश आउटले मतलब पैसा जो खर्च हो रहा है, जिसे हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, बाई एनुअल कैश इनफ्लो। मतलब पे बैक पीरियड का हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल, हर साल जो कैश इनफ्लो। ठीक है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आपका, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई कैश इनफ्लो। हर साल जो पैसा वापस आ रहा है। समझ में आया। इसको आप इस तरीके से एक एग्जांपल करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, हर आपने किया 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और हर साल कितना आ रहा है, 2 करोड़ रुपए वो हर साल आ रहा है। तो इसका मतलब आप कितने साल बाद इसे रिकवर कर लोगे, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा आपका, ये 10 करोड़ रुपए आपको वापस मिल जाएगा। तो पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा, 5 ईयर। कोई बड़ा चीज तो नहीं है, बहुत आसान है ना। बस फॉर्मूला ये याद रखना है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, डिवाइडेड बाई कितना कैश इनफ्लो आ रहा है। इनफ्लो मतलब पैसा आना, एनुअल कैश इनफ्लो कितना है। ठीक है, तो ये कहलाता है इवन केस में कैश फॉर्मूला, है ना, कि इवन रहेगा। एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 रुपए। ये आपका इन्वेस्टमेंट था कि 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है किसी प्रोजेक्ट में, एंड इट विल जनरेट एन एनुअल कैश इनफ्लोज ऑफ रुपीज 10,000। हर साल उसको 10,000 रुपए 6 साल तक मिलेगा। ठीक है, आपने कुछ एक मशीन खरीदा, उससे आपको फायदा कितना होगा, हर साल 6 साल तक, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साल तक आपको कितना मिलेगा, 10,000 रुपए हर साल मिलेगा। ठीक है, हर साल कितना मिल रहा है, 10,000 रुपए। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट पे बैक पीरियड। आपको पे बैक पीरियड निकालना है, कैसे निकालोगे।
आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 40,000 रुपए, और हर साल आपको 10,000 आ रहा है, तो आप 6 साल तक आएगा, ये भी बोल दिया 6 साल तक आएगा, है ना। तो 6 साल तक कितना आ जाएगा, 60,000 रुपए आप कमा लोगे उस मशीन से। ठीक है, 60,000 6 साल तक आएगा, तो 10 into 6 इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, 60,000 कमाओगे। तो लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट कितना था, 40,000 ही इन्वेस्टमेंट था। तो ये बोलो 6 साल तक हमें पैसा आएगा, तो कितने साल बाद जो हमारा 40,000 इन्वेस्टमेंट था वो हमें वापस मिल जाएगा। तो 40,000, हाँ 10,000 हर साल के हिसाब से क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट है 40,000, और हर साल आपका 10,000 रुपए आ रहा है, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 4 years. The payback period is 4 years, therefore the investment is fully recovered in 4 years. पेबैक पीरियड कितना है, 4 साल है। तो पूरा इन्वेस्टमेंट हमें, जो पैसा हमने 40,000 रुपये लगाया है, पैसा आएगा 6 साल तक, लेकिन हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 4 साल बाद हमें वापस मिल जाएगा। तो पेबैक पीरियड क्या है, 4 साल। ठीक है, अब हम डिसीजन लेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वो हमें कितना जल्दी चाहिए। अब कोई चाहता है कि 2 ही साल में मुझे पैसा इन्वेस्टमेंट वाला वापस मिल जाए, तो यहाँ हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। ये समझ में आया? कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बताएं, इसे दोबारा रिपीट कर देते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं, यस और नो बोल दें। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड होता क्या है, ये जो एग्जाम्पल हमने किया, ये सब क्लियर होना चाहिए ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको डिवाइड किया जाता है किससे, जो एनुअल कैश इनफ्लो। ओके, यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा था। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा। अब कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा कि अनइवन और अनइक्वल कैश इनफ्लो आया। ओके, अनइवन मीन्स हर साल अलग अलग आएगा, कभी 10,000 आया, कभी 5,000 आया, कभी 15,000 आ गया। तो हर साल अलग अलग पैसा हमारे पास आएगा। ओके, कैश इनफ्लो क्या रहेगा, अनइक्वल। द पे बैक पीरियड इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। ओके, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो से अपन इसको सॉल्व करेंगे। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लो जो पैसा आ रहा है उन सबको हम ऐड करते जाएंगे until the total is equal to the initial investment. ओके, तब तक ऐड करेंगे, मतलब मान लीजिए एक बार 10,000 आया, दूसरी बार 20 आया, फिर क्या आया, 15 आया, है ना। ऐसे आ रहा है, हर साल आ रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 50,000 का, 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो जो पैसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, है ना। 10 + 20 इज इक्वल टू 30,000, 30 + 15 45,000, 45 + 10 55, है ना। मतलब ये पहला साल में, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। मतलब जो हर साल आ रहा है उसको ऐड करते जाएंगे जब तक कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, 45,000 तक हम ऐड करेंगे, फिर अगले में क्या हो जाएगा, 50,000 आ जाएगा, है ना। चलिए इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया ना, जब अनइक्वल कैश इनफ्लो रहता है तो पे बैक पीरियड को हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो से मदद से सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड। ठीक है, पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000। यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, जो आई है ये गिवन लिख लीजिए, है ना। आई इज इक्वल टू 40,000। इन्वेस्टमेंट कितना किया हमने, 40,000 का। एंड जनरेट कैश इनफ्लोज ऑफ रुपीज 16,000, 14,000, 8,000 एंड 6,000 इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। 4 साल तक उससे हमें पैसा मिला, कैश इनफ्लो हुआ 4 साल तक। पहले साल में कितना किया, 16,000। दूसरे साल में कितना किया, 14,000। तीसरे साल में 8,000। चौथे साल में 6,000। देखिए हर साल क्या हो रहा है, अलग अलग पैसा आ रहा है ना। 16,000 आता
तो डायरेक्ट हम क्या करते, 40,000 डिवाइडेड बाई 16,000, तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, और हर साल अलग अलग पैसा आ रहा है। तो अगर आपको ये नीचे वाला चार्ट तो सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है, पहले आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस चार्ट को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, ठीक है। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो के मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ईयर लिख लिया यहाँ हमने, यहाँ लिख लिया हर साल कितना पैसा आ रहा है, और ये हो गया क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। ओके, पहले साल में कितना आया, 16,000, ठीक। तो पहला साल में कितना मिल गया हमें, 16,000। दूसरे साल में आया 14,000, ठीक है। तो 16 प्लस 14 करेंगे, 16 प्लस 14 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30,000 आ गया, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में आया 8,000, तो ये 30 प्लस 18 करेंगे, है ना। ये 30 में, या तो इधर लिख देता हूँ, 30 में ये 8,000 को प्लस करेंगे, है ना। मतलब ये जो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो है इसको ऐड करना है अगले वाले से। 30 में 8 अपन जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38,000 आ जाएगा। समझ में आया। फिर क्या हो गया, 38,000 आ गया। अब इसमें फिर नेक्स्ट वाले को सम करेंगे, समझ में आ रहा है ना, ये इसको सम कर रहे हैं अपन। तो ये 38,000 को 6,000 में प्लस करेंगे तो ये 44,000 आ जाएगा, ठीक है। 38 प्लस 6 कर रहे हैं, यहाँ लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, समझाइए। 44,000 मतलब चौथे साल में ये 44,000 पा जाएगा। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 40,000। हमें निकालना क्या है, पे बैक पीरियड मेथड निकालना है। हमें ये निकालना है कि ये जो 40,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया वो कितने साल बाद वापस आ जाएगा। तो इससे तो ये समझ में नहीं आया, ये तो 38 के बाद डायरेक्ट 44 पहुंच गया। 40 कब हमें मिलेगा, है ना। 40 कब मिलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये देखोगे कि ये जो 40 होने से पहले जितने साल है ना, 3 साल में तो 38,000 मिल गया, ये तो अपने को समझ में आ गया, है ना। तो 3 प्लस 3 साल में 38। अब ये 2,000 और हमें चाहिए, तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 40,000 हमें, है ना। तो ये 3 साल कुछ महीने में 2,000 और कमा लेगा, ये समझ में आ गया। 3 साल में कितना कमा लिया, 38,000। तो 2,000 के लिए उसे कुछ महीने और इनफ्लो लेना पड़ेगा। लेकिन ये एनुअल का दिखा रहा है ना, कि चौथे साल में 6,000 पाया, तो कितने महीने में ये 2,000 और कमा लेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। The above table shows that at the end of fourth year, the cumulative cash inflow exceeds the investment of 40,000, है ना। चौथे साल में क्या हो रहा है, 40,000 से बढ़ जा रहा है। जो हमें 40,000 का कैलकुलेट करना है कि 40,000 हमें वापस कब मिलेगा, तो फोर्थ ईयर में हम ये देख रहे हैं टेबल में कि 40,000 से वैल्यू ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो दस द पे बैक पीरियड इज एज फॉलोज। इसमें हम क्या करते हैं, 3 साल में तो 38,000 मिल जाएगा, ये पता है, इसलिए 3 साल तो ये कंफर्म हो गया। अब कितने महीने में हम 2,000 और कमा लेंगे, है ना। 38 प्लस 2,000 बस कमाना है। तो 2,000 को आप देखोगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो 40,000 इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस करते हैं लास्ट जो भी ईयर हमने देखा है, जहाँ ये 3 साल का देखा, ये 3 साल लिए, तो 3 साल में कितना कमाया उसको यहाँ माइनस करते हैं इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। जो लास्ट 3 साल में जो हमने कमाया उसको इन्वेस्टमेंट से माइनस करते हैं, और ये बोलते हैं कि लास्ट ईयर में कितना कमाया उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 6,000 मतलब लास्ट ईयर में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो 3 प्लस 2,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इज इक्वल टू 3.3 ईयर्स। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बना करके हम ये भी कर सकते थे, ठीक है, एक ये भी कर सकते थे कि बचा कितना, 2,000 रुपए, ठीक है। 2,000 रुपए और आएगा तो 38 प्लस 2 40,000 हो जाएगा। और कमा कितना रहा है उस साल में, 6,000, है ना। साल में 6,000 कमा रहा है तो 2,000 कितने महीने में कमाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो 2/6 मतलब 1/3 आएगा, ठीक है। 1/3 इज इक्वल टू 0.33, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 0.33 इज इक्वल टू 3.33 ईयर्स। एक बार और इसको समझाते हैं, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, है ना। मैं एक बार और इसको समझाता
फिर इसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद देखिए यहाँ ये क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। 16 पहले साल में 16 कमाया, तो दूसरे साल में कितना कमाया, दोनों को ऐड करोगे आप। यहाँ तक तो समझ में आ गया। पहले साल में 16,000 कमाया, दूसरे साल में 14 आया, तो 16 प्लस 14 30,000। ठीक है, 16 प्लस 14 30,000। ठीक है, 30,000 कमा लिया। फिर तीसरे साल में क्या हुआ, ये 8,000 कमाया। तीसरे साल में कितना कमाया, 8,000। ओके, तो यहाँ 8,000 सम कर दिए, तो हमें क्या मिल गया, 38,000। फिर क्या कमाया चौथे साल में, 6,000। इसमें अपन 6,000 जब ऐड कर देंगे तो ये 44,000। मतलब 4 साल में, 4 ईयर्स लिखा है। ठीक है, 4 ईयर्स में ये 44,000 कमा लेगा। तो हमें 40,000 जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, 40,000 जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, वो कितने साल बाद वापस मिलेगा। तो यहाँ तो चार्ट से दिख रहा है कि 3 साल बाद हमें 38,000 मिल जाएगा, है ना। 38,000 हमें कितने साल बाद मिल जाएगा, 3 ईयर्स बाद। ओके, 3 साल बाद 38,000 मिल जाएगा। तो इसमें 2,000 और आप ऐड करोगे, तब आपका 40,000 कंप्लीट होगा, है ना। तो लेकिन लास्ट साल में कितना कमा रहा है, 6,000 कमा रहा है, और हमें कितना समय चाहिए कि 2,000 कितने दिन में कमा रहा है। जब एक साल में 6,000 कमा रहा है, तो 2,000 कमाने के लिए कितने मंथ लगेंगे। ओके, तो 2,000 कमाने के लिए 2,000 डिवाइडेड बाई 6,000। ठीक है, एक तरीके से इसको भी ये इस तरीके से भी कर सकते हो कि कितना पैसा बचा और लास्ट साल में कितना कमा रहा है। हाँ, इसको आसान आप ऐसे कर सकते हो कि 3 साल में तो 38,000 कमा लिया। ठीक है, फिर प्लस में आप क्या करोगे, 40 में 38,000 कमा लिया है, बचा कितना, 2,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर में कितना कमाया, 6,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6,000। इसको आसान इस तरीके से करते हो। ये माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। आप डायरेक्ट ये देखिए कि 38,000 3 साल में कमा लिया, तो 38 के बाद 40 के लिए कितना बचा, 2,000 बचा। और लास्ट साल में कमा कितना रहा है, 6,000 कमा रहा है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1/3 मतलब 0.33 आएगा, 0.33 आएगा, और ये 3 ईयर्स आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 3 साल 3.33 ईयर्स में ये आपका 40,000 रुपये वापस आ जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, समझ में आया। और ये 3+1/3 भी लिख सकते हो, 1/3। तो ये मंथ में है। ठीक है, मंथ में है। 3+1/3 मतलब 3 3 9 +1 10/3, वही 3.33 ही आएगा आंसर, है ना। इसको 12 साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 महीने का होता है, तो इसका बन 4, क्या कर रहा हूँ, 12 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसको वो करोगे तो 3 साल 4 महीना आएगा ना, इंटू 12 करोगे, 12 महीने का एक साल होता है, तो 3 4 जा 12, 3 ईयर 4 मंथ। इस तरीके का आंसर भी आ सकता है ना। बिल्कुल, जो 4 मंथ आपने लिखा है आंसर, वो सही लिखा है। तो इसको आप 3 ईयर 4 मंथ भी आंसर लिख सकते हो, या 3.33 ईयर्स भी लिख सकते हो, है ना। 4 मंथ कैसे आया, 1/3 आएगा, इंटू 12 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मंथ। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो मैसेज करिए, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन होगा तो मैसेज कर दीजिए, उसको दोबारा बता देंगे। ठीक है, जो पैसा बचा 38,000 के बाद जो बचा उसको ऊपर लिख दीजिए, और लास्ट साल में जो आप कमा रहे हो उसको नीचे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब एक्सेप्शन और रिजेक्शन क्राइटेरिया, आपने पे बैक पीरियड मेथड से पता लगा लिया कि कितने साल बाद हमारा पैसा वापस हो जाएगा, और इससे भी पता लगा लिया, क्या नाम है, इवन और अनइवन दोनों से पता लगा लिया। अब आप एक्सेप्ट कब करोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन पेबैक पीरियड यूज्ड बाय मेनी फर्म्स टू एक्सेप्ट रिजेक्ट एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल among the mutually exclusive or alternative project
whose payback period are lower than the cut-off period, the project would be accepted. If not, it would be rejected. आप कहीं पैसा लगा रहे हो तो आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि मुझे ये पैसा 2 साल में वापस चाहिए, ये आपने डिसीजन ले लिया, है ना। तो और जो भी प्रोजेक्ट, मान लो 3 प्रोजेक्ट आपके पास सामने में है कि कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, तो जो भी प्रोजेक्ट आपको 2 साल में पैसा वापस देगा आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे। या जिस भी प्रोजेक्ट का लोअर पे बैक पीरियड रहेगा, मान लीजिए ये 3 साल में पैसा वापस दे रहा है ना, ये 4 साल में दे रहा है, ये 5 साल में दे रहा है, तो आप ये देखोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट पैसा जल्दी वापस दे रहा है, मेरे इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है वो कौन सा प्रोजेक्ट वापस जल्दी कर रहा है ना। whose payback period is lower, सॉरी, ठीक है, किसका पेबैक पीरियड पहले है उसी में आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। 1 मिनट रुको। सॉरी, तो हमने क्या बोला, जिसका भी लोअर पे बैक पीरियड रहेगा उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जैसे एग्जांपल एक और क्वेश्चन का लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है मोस्टली बाय मैनुअल लेबर, है ना, जो भी अपना प्रोडक्शन हो रहा है ज्यादातर मैनुअल से हो रहा है, एंड इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस इट बाय अ न्यू मशीन। अब वो क्या करना चाहता है, नया मशीन लाना चाहता है। दो मेथड है उसके पास, एक एक्स मशीन है, एक वाई मशीन है, ठीक है, दो ऑप्शन है, अल्टरनेटिव उसके पास, या तो एक्स ले लूँ या तो वाई ले लूँ, जो मैंने बताया, या तो कैट का ले लूँ या कोमैट्सू का ले लूँ। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी शोइंग द पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये भी आपको क्वेश्चन में दे दिया कि जो मशीन एक्स है उसका लाइफ क्या है, 4 साल है, और मशीन वाई का लाइफ क्या है, 5 साल। एक्स मशीन खरीदोगे तो आपको इतने रुपए में मिलेगा, 1,80,000 रुपए में, ठीक है, और 3,60,000 रुपए में वाई मशीन मिलेगा। मान लीजिए इसको कैट बोल देते हैं, इसको कोमात्सु बोल देते हैं, ठीक है। तो कैट आपको 1,80,000 में मिल जाएगा, उसका लाइफ मिलेगा आपको 4 साल के लिए। कोमात्सु आपको 3,60,000 में मिलेगा, जस्ट डबल पैसे में, उसका लाइफ 5 साल। सेविंग आप स्क्रैप बेच करके 10,000 सेव कर लोगे इसमें, है ना, मतलब एक्सचेंज ऑफर मान लीजिए, और ये 16,000 इसमें सेव कर लोगे। डायरेक्ट वेज मतलब लेबर को आप हटा रहे हो तो आपका 1,20,000 रुपये बच रहा है। क्वेश्चन क्या बोला, लेबर से हो रहा है, लेबर को हटा के मशीन ला रहे हो, तो लेबर में आपका 1,20,000 बच रहा है। मशीन वाई अगर खरीदोगे तो 1,60,000 बच रहा है। मेंटेनेंस करोगे तो 16,000 रुपये लगेगा, ओके, और इसका 20,000 पर मेंटेनेंस कॉस्ट है। एडिशनल कॉस्ट सुपरविजन में 24,000, इसमें 36,000 है। ये सारा डाटा आपके सामने दे दिया। अब आपको डिसीजन लेना है कि कौन से मशीन को आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कि मशीन एक्स कैट या मशीन वाई कॉमर्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अगर देखोगे तो हमारा स्क्रैप का वैल्यू कितना है, एक्स में 10,000 है, और जो लेबर को जो हम पैसा देते थे उसमें हमने 1,20,000 बचा लिया अगर मशीन लेके आते हैं तो, और वाई में 16,000 है, और 1,60,000 हमने क्या किया, डायरेक्ट लेबर का चार्ज बचा लिया। ये दोनों को आप जब सम करोगे तो ये इसका वैल्यू आ जाता है 1,30,000। मतलब आपका जो स्क्रैप से पैसा मिल गया और जो आपने बचाया, लेबर को जो पेमेंट देते थे वो बचाया, तो वो कितना हो जाएगा, आपका सेविंग हो जाएगा 1,30,000 का बजट, बचत
जो सेविंग होगा 1,30,000 का बचत एक्स मशीन में होगा, 1,76,000 का बचत वाई मशीन में होगा अगर आप मशीन खरीदते हो तो। अब देखिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, है ना। अब इतना तो आपने पैसा बचाया, लेकिन खर्चा भी तो होगा। खर्चा क्या क्या होगा? 16,000 आप मेंटेनेंस में खर्चा करोगे। जो सुपरविजन में जिसको जो पेमेंट दोगे, कोई सुपरविजन उसका करेगा, उसको जो दोगे वो 24,000, है ना। अब इसमें मेंटेनेंस में 20,000 लगेगा और सुपरविजन में 36,000 लगेगा। तो ये दोनों को जब आप सम करोगे तो आपका खर्चा कितना हो रहा है? 40,000 रुपये उसमें खर्चा हो रहा है। ठीक है। तो अगर देखोगे बचत आपने कितना किया? 1,30,000 और खर्चा आपका कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। ठीक है। तो ये दोनों को जब माइनस करोगे, जो आपका सेविंग था ये सेविंग था और ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है। तो सेविंग माइनस एक्सपेंडिचर करोगे, मतलब 1,30,000 माइनस 40,000 करोगे तो यहाँ आएगा कितना? 90,000। मतलब आपके पास पैसा एक्चुअल में कितना बचेगा? 90,000 रुपये आपका बचेगा, कैश इनफ्लो होगा जो। ठीक है। और यहाँ 1,20,000 रुपये आपका बचेगा। ठीक है। कैश इनफ्लो जो बोल रहे हैं अपन, नेट कैश इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आना, है ना। 1,30,000 का सेविंग यहाँ से हो गया था, लेकिन मेंटेनेंस में खर्चा हुआ, है ना, सुपरविजन में खर्चा हुआ, उसको माइनस करेंगे ना। तो उसको जब माइनस किए तो इतना हमारे पास इनफ्लो हो रहा है। तो पे बैक पीरियड मेथड क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो। ये हर साल का बता रहा है ना, हर साल आप लेबर में इतना बचा लोगे, स्क्रैप तो बेचे तो वो तो मिला ही। ओके, तो ये मिल गया। मेंटेनेंस में आपका हर साल 16,000 लगेगा, हर साल 24,000 लगेगा, तो मेंटेनेंस और सुपरविजन में इतना हो गया, तो हर साल आपको इतना मिलेगा 90,000। ठीक है। तो एक्स मशीन में कितना है? 90,000। इन्वेस्टमेंट कितना था एक्स मशीन का? 1,80,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट था। तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो, तो इन्वेस्टमेंट था 1,80,000 और 90,000 का क्या था? आपका इनफ्लो हो रहा है हर साल। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कितना आया? 2 साल में आपका पैसा रिकवर। ठीक है। और मशीन वाई की बात किया जाए तो 3,60,000 का आपका मशीन था। मशीन को आपने कितना, कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है? 3,60,000 में आपने खरीदा, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 3,60,000। ठीक है। और आपका इनफ्लो कितना हो रहा है? पैसा आपका हर साल कितना आएगा? 1,20,000। ठीक है। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आया? 3 ईयर्स। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया? हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें जल्दी कब वापस मिलेगा? जब हम मशीन एक्स में पैसा लगाएंगे। मशीन एक्स शुड बी प्रीफर्ड बिकॉज इट हैज अ शॉर्टर पे बैक पीरियड, है ना। 2 साल मशीन एक्स को हम प्रीफर करेंगे, भले ही उसका लाइफ कम है। क्वेश्चन में क्या दिया था? इसका लाइफ 4 ही साल है, इसका लाइफ क्या है? 5 साल है। ठीक है। इसका लाइफ भले ही कम है, लेकिन ये हमें पैसा जल्दी वापस देगा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो दिया हुआ है यहाँ 1,80,000, 3,60,000, लेकिन हमें इनफ्लो कितना हो रहा है वो इस चार्ट से हमने निकाला कि 10,000 का स्क्रैप था, ये हमें फायदा कितने का होगा? लेबर चार्ज हमारा बच गया, स्क्रैप को हमने निकाल दिया तो इतना फायदा हुआ 1,30,000। और हमारा खर्चा कितना होगा? सुपरविजन में मेंटेनेंस में इतना खर्चा होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? हम ये निकाल लेंगे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे एनुअल इनफ्लो से, तो जिसका पे बैक पीरियड कम होगा उसे हम प्रीफर करेंगे, है ना। तो जो मशीन क्या था, कैट और कोमात्सु, इसका जब हमने पूरा इवेल्युएशन किया कि हमें रिटर्न कौन पहले देगा, तो वो क्या आ गया? एक्स मशीन हमें पहले रिटर्न देगा। ठीक है। तो ये हो गया पे बैक पीरियड का एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। पे बैक पीरियड का एडवांटेज यह है कि फर्म को जो जो क्विक रिटर्न चाहता है जो फर्म, उसके लिए पे बैक पीरियड बहुत अच्छा है ना। सिंपल है, समझने में बहुत आसान है, इजी कैलकुलेशन है इसका, है ना। लिक्विडिटी है, सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म है। इट इज यूज मेथड ऑफ रैंकिंग कॉम्पिटेटिव प्रोजेक्ट्स, अलग अलग जो कॉम्पिटेटिव प्रोजेक्ट्स है उसको आप रैंकिंग करना चाहोगे कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, उसमें ये यूज होता है। डिसएडवांटेज ये है, इट डज नॉट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखता। ओके।
वैल्यू प्रोजेक्ट और डिफरेंट इकोनॉमिक लाइफ नहीं देखता, पे बैक पीरियड के बाद क्या होगा ये नहीं देखता है ना, ये सिर्फ ये देखता है डज नॉट कंसिडर इनकम बियॉन्ड द पे बैक पीरियड, ये नहीं देखता कि पे बैक पीरियड के बाद क्या होगा। ओके, does not give proper weight to timing of cash flows. It does not indicate how to maximize value and grow relative profitability of the project। ठीक है, ये सारा कुछ डिसएडवांटेज है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये था कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के मेथड हमने देखा, पे बैक पीरियड, आईआरआर, एआरआर, एनपीवी, आईआरआर, ये सब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो पे बैक पीरियड में सिंपल ये देखना है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया भैया वो हमें कितने साल बाद वापस मिल जाएगा। चलिए, तो आज यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट मेथड है। क्या मेथड है नेक्स्ट? रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ठीक है, चलिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। न्यूमेरिकल अगर समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। ओके, गुड नाइट।